नमस्कार साथियों, सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अभी अपन ने पिछली क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन अपन 12th का चल रहे हैं और चाहे वो 12th का हो या कंपटीशन का लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। और मेरा तो मानना ये है, यदि जो लड़का 12th की किताब से कंपटीशन की तैयारी करे तो और सरल वे में तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ें कंपटीशन में आती हैं, चाहे आप ICAR का दें, चाहे आप PAT का दें या किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपटीशन है उनसे भी आप जो भी एग्जाम देंगे, टोटल यही चीज़ आती है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो तैयारी वाले वो भी इसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, सरल वे में पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि उसका पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन का, कि सिंचाई और जल निकास अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा। आज से अपन दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। हम जैसे कि हम हैं, मान लो एक इंसान होता है, इंसान जिंदा तो पानी पी के भी रह सकता है, लेकिन थोड़ा कुछ खा भी ले तो रह सकता है, लेकिन एक अच्छे से वृद्धि करने के लिए या अच्छे से मान लो बढ़वार के लिए, अच्छी हेल्थ हाइट के लिए क्या चाहिए? कुछ पोषक तत्व जो अपन भोजन लेते हैं एक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को जो प्रोटोप्लाज्म रहते हैं उसको पूरा करने के लिए इंसान के लिए क्या आवश्यक है? पोषक तत्व। जैसे अपने मनुष्य के अंदर क्या पोषक तत्व होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा, ऐसे पोषक तत्व। ऐसे ही पोषक तत्व पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं। यदि वो नहीं मिले तो कहीं ना कहीं कुछ पौधों में कुछ बीमारियां दिखने लगती हैं, कुछ पौधे फल नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते, ऐसी बहुत सी कमियां होती हैं। वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते। एक अच्छी पैदावार, अच्छी उपज लेने के लिए हमें उसके लिए अपने क्या करना है? कुछ पोषक तत्व अपने उन्हें देना पड़ते हैं। उन पोषक तत्वों को अपन जो देते हैं उनके जीवन चक्र को प्रोटोप्लाज्म पूरा करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं? पादप पोषण तत्व कहते हैं। पोषक तत्व वैसे 16 प्रकार के होते हैं। कुछ भूमि से प्राप्त होते हैं, कुछ पोषक तत्व वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ वायु से प्राप्त होते हैं, कुछ पोषक तत्व, ऐसे 16 टोटल पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं? 16 पोषक तत्व होते हैं। और 16 पोषक तत्वों में 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो वायुमंडल में रहते हैं और 13 पोषक तत्व ऐसे हैं जो जमीन में रहते हैं, जमीन से प्राप्त होते हैं। अपन उन्हें खाद के द्वारा, उर्वरक के द्वारा उन्हें अपन भूमि में देते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, कुछ वो जमीन से भी प्राप्त कर लेते हैं। उसमें बहुत से पोषक तत्व ऐसे होते हैं भाई लोगों कि जैसे कुछ पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में। जैसे कि अपन मान लो बहुत से पोषक तत्व जो बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, बहुत से कम आवश्यक है। तो अपन इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि वो कौन से पोषक तत्व हैं जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, कौन से पोषक तत्व हैं जो कम आवश्यक हैं, और उनके ना देने से क्या क्या नुकसान होते हैं, और कैसे वो लक्षण दिखते हैं कि ये इस पेड़ में इस पोषक तत्व की कमी है, वो कैसे उनके लक्षण दिखते हैं, उन्हें पूर्ति यदि अधिक मात्रा में अपन पोषक तत्व देते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या उनसे लाभ है, क्या हानियां हैं, ये चीज अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और जो साथी आज इस क्लास में जुड़े हुए हैं मैं उनसे प्लीज आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यह वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पादप पोषण एवं पोषक तत्व। पादप पोषण की परिभाषा क्या है? पौधों के जीवन क्रियाओं के संचालन तथा प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराना ही पादप पोषण कहलाता है। मैंने ये भी बताया कि अपन एक इंसान के लिए, जैसे जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी वृद्धि करने के लिए क्या? विटामिन, वसा, प्रोटीन, ऐसे इन पौधों के लिए भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो देना जरूरी है। यदि वो नहीं दे पाते हैं तो पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते, अच्छे से उपज नहीं आ पाती, अच्छे से फूल लगता है, न फल लगता है। जब अपन खेती काय के लिए कर रहे हैं, एक आमदनी करने की, जब उसमें फूल फल नहीं लगेगा तो क्या अच्छी उपज प्राप्त होगी? तो उसमें कौन से पोषक तत्व कैसे अपन देखें, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है वो 2 प्रकार से पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं। एक तो भूमि से प्राप्त होने वाले तत्व, दूसरा हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले तत्व। भूमि से प्राप्त होते हैं वो 13 प्रकार के पोषक तत्व हैं, और जो हवा पानी से प्राप्त होते हैं वो 3 प्रकार के पोषक तत्व हैं। भूमि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में आप इधर पढ़ेंगे तो इसमें भी 2 प्रकार है।
भूमि से प्राप्त पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, एक पोषक तत्व ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में जमीन मतलब पेड़ पौधों को आवश्यक होते हैं, उन्हें बोलते हैं महापोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में ना के बराबर आवश्यक होते हैं और उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कम मात्रा में प्राप्त होने वाले, अधिक मात्रा में और सूक्ष्म मात्रा। अधिक मात्रा को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अधिक मात्रा में पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए? आपने देखा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ये 6 पोषक तत्व अधिक मात्रा में देना पड़ते हैं। ये तो कंपलसरी है कि आपको खेतों में देना ही है, वो बिल्कुल ना के बराबर मात्रा में देना है। वो कौन से कम मात्रा में? लोहा, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, तांबा, जस्ता, क्लोरीन। 7 पोषक तत्व ऐसे हैं जो ना के बराबर कम मात्रा में देना पड़ते हैं। ठीक है, हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन इंसान लोग छोड़ते हैं, इंसान क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, मनुष्य द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन कहां से प्राप्त हो जाती है? वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। हाइड्रोजन वायुमंडल में प्राप्त हो जाती है, हाइड्रोजन जल के माध्यम से प्राप्त हो जाती है और वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीजन O2 यह पानी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ये तीनों पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं है, ये तीनों पोषक तत्व कहां से प्राप्त होते हैं? वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। ये पोषक तत्व अपन को देना पड़ते हैं और मेन अपने इन्हीं का, जिन 3 का तो ज्यादा अध्ययन नहीं करना, लेकिन 13 जो पोषक तत्व हैं इनको अपन डीपली गहराई में साथियों अपन पढ़ रहे हैं। पोषक तत्व पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व जरूरी होते हैं। अपन ने पढ़ा भी कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं भूमि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व, दूसरे होते हैं वायुमंडल से प्राप्त पोषक तत्व। वायुमंडल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं और जो भूमि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व 13 प्रकार के होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वायु से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। तो अपन 3 होते हैं, तो एक तो होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एक खनिज तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसमें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले अपन पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन यद्यपि यह खनिज तत्व नहीं है, किंतु इसे आवश्यक तत्वों में इसलिए रखा गया है कि यह पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तत्व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। पौधे अपने हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण करते हैं। कार्बन के अभाव में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे के सूखे भाग का 43% भाग कार्बन है। आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जैसे अपन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और हरे जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मेन उद्देश्य वही है। उसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करते हैं वो वायुमंडल में पाई जाती है, कार्बन के रूप में उसको अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल उपस्थित रहती है, इसको अलग से देने की पेड़ पौधों को आवश्यकता नहीं होती है, ये वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार PAT, JRF, ICAR के जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें आता है। बहुत से कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे का सूखा हुआ कितना % भाग कार्बन होता है। तो उसमें आपने पढ़ा था पौधे के सूखे भाग का 43% भाग कार्बन होता है। तो भाई लोगों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दूसरा, इसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है और ये एक पोषक तत्व खनिज तत्व नहीं है, फिर मैंने आपको मैं बता दूं जिससे आप लोगों को जानकारी रहे कि कार्बन क्या है। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पढ़ने पर यह तत्व पानी से प्राप्त होता है। यह तत्व पानी, जैव पदार्थों तथा खनिज द्रव्यों के योग के रूप में उपलब्ध रहता है। पौधों को अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है, यह पानी बनाने में सहायक है। यह हाइड्रोजन जो होता है पानी में रहता है तो पानी से मतलब ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसको भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक दूसरा तत्व है अपना हाइड्रोजन। तीसरा अपन पढ़ते हैं ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन का अपार वायुमंडल में वायुमंडल में ऑक्सीजन का अपार भंडार है।
मृदा में यह तत्व यौगिक रूप में पाया जाता है और पौधों को कुछ O2 जल मृदा द्वारा ही प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि जो मृदा के रंध्रावकाश रहते हैं उसमें 25% क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। तो वायु पाई जाती है, तो वो क्या है, उससे ऑक्सीजन मिल जाती है, वही तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं मृदा में पाई जाती है और जल के द्वारा भी यह प्राप्त कर लेते हैं, O2 जल द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। तो जो 3 पोषक तत्व हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, इनको अलग से पेड़ पौधों में देने की आवश्यकता नहीं है, ना इनके कमी के लक्षण, ना मतलब अधिकतम इसके ना कोई नुकसान ना लाभ। ये आपको ऑटोमेटिकली जितना आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को उतना प्राप्त कर लेते हैं। और पढ़ रहे थे पोषक तत्व, एक तो था वायवीय, एक था भूमि से। तो अभी अपन वायवीय में 3 पढ़ लिया, अब अपन आगे पढ़ते हैं भूमि से। भूमि में भी 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक वो पोषक तत्व जो पेड़ पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक रहते हैं, दूसरे भी होते हैं जो ना के कम मात्रा में जरूरत होते हैं। तो एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक को बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अपन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अधिक मात्रा में रहते हैं, उन्हीं में से होता है नाइट्रोजन, जो पेड़ पौधों में 1 से 30% की मात्रा में उपस्थित रहता है। दूसरा आप इस ये प्राप्त होता है सहजीवी और आपके लिए वायु, उससे क्या कहते हैं, सहजीवी वर्षा के जल द्वारा और मतलब जो अपन खाद डालते हैं उसके माध्यम से और उर्वरक के माध्यम से पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। तो थोड़ा पर पढ़ते हैं, इसकी मात्रा 1 से 30% तक होती है। अधिकतर पौधे से भूमि में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह वर्षा, सहजीवी, जीवाणु, खादों एवं उर्वरकों द्वारा प्राप्त होता है। यह पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। काय के लिए आवश्यक होता है? पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब इसके खेत में नाइट्रोजन देने से फायदा क्या होता है? नाइट्रोजन देने से अपन लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूरिया खाद डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, 40% नाइट्रोजन रहता है। तो इससे क्यों देते हैं अपन, खेत में खाद क्यों डालते हैं, नाइट्रोजन खाद क्यों डालते हैं, इसके क्या लाभ है? तो अपन पढ़ेंगे जैसे कि वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है परंतु जड़ों की वृद्धि को मंद करता है। मतलब जो पेड़ की बढ़वार रहती है एकदम से फास्ट स्पीड पर बढ़ जाती है उसकी वृद्धि में, लेकिन जड़ें होती है वो गहराई में कम मात्रा में जाती है। पत्ती में हरे रंग और प्रोटीन की रचना में नाइट्रोजन का मुख्य स्थान है। पौधों में नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एल्गलाइड, न्यूक्लियोलाइड, फास्फेटिक, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। मतलब जो अपन देते हैं उससे विटामिन, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटीन, बहुत से पोषक तत्वों का क्या होता है, नाइट्रोजन देने से उसमें पेड़ पौधों में विकास होता है। चौथा तीसरा है नाइट्रोजन से फास्फोरस व पोटेशियम का पौधों द्वारा उपयोग संतुलित रूप में होता है। यदि अपन खेत में नाइट्रोजन दे देते हैं पेड़ पौधों के लिए, तो जो फास्फोरस और पोटास रहता है उसको उतनी ही मात्रा में पेड़ पौधे लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में अवशोषित नहीं करते। पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करता है। जो पत्तेदार सब्जी होती है उसमें क्या होता है, वृद्धि करता है। नाइट्रोजन से कोसा का आकार बढ़ता है, मतलब कोशिका जो रहती है उसका आकार बढ़ता है, उसकी जो दीवार रहती है तो सेल वॉल बोलते हैं अपन उसको बढ़ाता है, और जो बाल में जो पत्ती होती है वो पतली दीवार होती है उसको पतली करते हैं होती है। दाने और चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है व पत्तीदार सब्जियों पर चारे को रसदार बनाती है। मतलब जो दाने वाली और चारे वाली फसलें रहती है उसमें प्रोटीन की मात्रा नाइट्रोजन देने से बढ़ जाती है। अगला है दाने सुडौल व गूदेदार बनते हैं, किले अधिक फूटते हैं। किले जैसे आपने देखा होगा ज्वार, बाजरा, गन्ने में जो किले फूटते हैं वो यूरिया देने से अधिक मात्रा में फूटते हैं। जैविक पदार्थ जैसे कार्बनिक जो डालते हैं उनको सड़ाने का काम यूरिया देने से वो जल्दी सड़ जाते हैं। तो इससे अपन लोगों को यूरिया जो अपन नाइट्रोजन देते हैं खेतों में उससे बहुत से लाभ हैं। एक तो वानस्पतिक वृद्धि होती है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम्स, प्रोटोप्लाज्म आदि को बढ़ा देता है। दूसरा जो पत्तियां रहती हैं, चायदार फसलें रहती हैं, उसमें रस की मात्रा और उनकी वृद्धि में बढ़ोतरी करता है। तीसरा आप लोगों ने इसमें बहुत से फायदे, किले अधिक फूट रहे हैं, तो इससे यूरिया देने से बहुत से लाभ है। आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें
और इसकी कमी से भी बहुत से वो होते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसमें नाइट्रोजन की कमी होने से क्या होता है, ऐसे पत्ते सूख जाते हैं। आपको दिख रहे होंगे किनारे पे ऐसे पत्ते सूख जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी। इसमें कहीं ना कहीं यूरिया की कमी, ये पत्ते ऐसे सूख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी है। तो इसके लाभ अगर कम मात्रा में देते हैं, इसके हानि कम मात्रा में देने से क्या हानियां होती हैं, अधिक मात्रा में देते हैं तो क्या हानियां होती हैं, और इससे इसके लक्षण क्या है। फसल होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी चीज यदि ज्यादा मात्रा में हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं या कम मात्रा में हो तो उसका भी नुकसान होता है। तो एक लिमिट में कोई चीज किसी भी मतलब दी जाए। जैसे मान लो अपन ज्यादा खाना खा लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने नुकसान होगा, कम खाएंगे तो भूख लगेगी, ठीक है। तो अब अपन किसी खेत में नाइट्रोजन यदि अधिक मात्रा में देंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या कैसे क्या क्या नुकसान होंगे, वो अपन अब पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जैसे नाइट्रोजन किसी खेत में दिया तो उसमें क्या होगा, पेड़ यदि ज्यादा मात्रा में हो गया नाइट्रोजन तो पेड़ क्या होगा, ज्यादा वृद्धि करेगा। ज्यादा वृद्धि करेगा, मैंने आपको बताया था महत्व में कि नाइट्रोजन से क्या होता है, कोमलता आती है या रसता बढ़ती है। तो यदि कोमल होगा कोई पेड़, मान लो कोमल होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। दूसरा, यदि अपन ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ज्यादा कोमल होगा, ज्यादा कोमल होगा तो जल्दी टूट जाएगा। दूसरा, जब कोई चीज कोमल होगी तो उसमें क्या होगा, कीट पतंग भी ज्यादा मात्रा में आएंगे, ठीक है। तीसरा, आप लोगों को बताऊं कि यदि अपन नाइट्रोजन अधिक मात्रा में खेत में दे देते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि कई मतलब जैसे अपन हाइड्रोज की गोली खाते रहते हैं ना, तो खाते रहते फिर क्या होता है कि वो गोली का असर कम हो जाता है। तो बहुत सी फसलों पे क्या होगा, नाइट्रोजन अपन देते रहेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा चीज है कि इसमें क्या होगा कि जब पेड़ ऊपर को बढ़ता है तो नीचे जो कंद वाली फसलें हैं जैसे कि आलू, गाजर ऐसी फसलें, उसमें क्या होगा, नीचे जो कंद बनता है वो कम मात्रा में बढ़ेगा, पेड़ ऊंचा ज्यादा हो जाएगा। चौथा इसमें ये रहेगा कि आप लोगों को बताऊं कि फसल जब यूरिया मिलेगा तो वो हरी रहेगी, हरी रहेगी तो क्या होगा, वो पकने में उसमें समय ज्यादा लेगी, जिससे और भी कृषक क्रिया करने में भी बहुत सी दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत से कारण हैं, मतलब अधिक यूरिया देने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो अपन वही पढ़ रहे हैं। तो अपन थोड़ा बोर्ड पर नजर डालते हैं। अधिक नाइट्रोजन से हानियां, इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। अधिक नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे बढ़ते हैं और गिरने लगते हैं। गिरने का मुख्य कारण पौधे की कोमल, मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होगी, रसता एक रस उसमें मतलब कोमल हो जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, वो ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी पेड़ होगा कोमल होगा उसका तना, तो वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। दूसरा है, कोमल पौधों पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। कोमल होगा तो पेड़ जो कीट पतंग रहेंगे उसे आसानी से उसमें भोजन मिलेगा, जिससे कीट पतंग भी कहा जाते हैं जहां कोमल तना होता है। फसल देर में पकती है क्योंकि अधिक नाइट्रोजन ग्रहण कर फसल काफी समय तक हरी बनी रहती है। मैंने आपको बताया कि अगर अपन यूरिया ज्यादा देंगे तो फसल क्या होगी, हरी रहेगी, हरी रहेगी तो उस पर पकने में समय लगेगा। दूसरा, भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा बढ़ती है। मैं आपको बताया कंद वाली फसल या दाने वाली फसल होगी तो वो क्या होती है, तना ज्यादा बढ़ा देती है, दाना कम बढ़ाएगी। अगर यदि तना ज्यादा बढ़ेगा, पत्तियां ज्यादा बढ़ेंगी तो क्या होगा, भूसा ज्यादा होगा और उपज अपनी कम आएगी। किन्हीं किन्हीं फसलों में फसलों के गुण भी नाइट्रोजन कम कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो अपन भी हाइड्रोज की गोली खाते रहे, कोई मान लो अपने फीवर रहता है, कई लोग जैसे हाथ पैर दर्द होते तो वो ज्यादा डोज की गोली खाते रहते हैं, फिर उस पर क्या होता है, वो गोलियां असर करना कम कर देती है। ऐसे ही फसलों पे भी होता है, अपन यूरिया ज्यादा देने लगे तो वो कुछ फसल ऐसी रहती है कि उसका असर ही खत्म हो जाता है। पौधों में कोमलता व कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला व सूखा सहने की क्षमता शक्ति कम होती है। मैंने आपको महत्व बताया था कि कोशिका भित्ति इसकी और जो पतली हो जाती है, पतली हो जाती है तो क्या होता है, जैसे ओला गिरा या तना क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो जल्दी गिर जाता है, पाला ऐसे इसका असर इस पे ज्यादा सहन नहीं कर पाती है। सब्जियों व अन्य फसलों के भंडारण गुणों में कमी आ जाती है। यूरिया क्या होती है, तन्या उसके लिए आ जाती है कि जो उसका दाना बनता है, जो अपने ऊपर निकलती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा यूरिया देने से कमजोर हो जाती है। गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, शक्कर की मात्रा कम हो जाती है।
मैंने आपको पहले ही बताया, आलू जैसी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होकर कंद की पैदावार कम होती है। तना बढ़ाता है, नीचे कंद नहीं बढ़ाता, जिस कारण से क्या होता है, जो कंद वाली फसलें उनकी उपज कम होती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी। भाइयों अभी अपन पढ़ रहे थे कि अधिक मात्रा में यूरिया खाद या नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या अब अपन किसी खेत में अधिक मात्रा तो अपने समझ में आ गया, अब कम मात्रा में हो या जरूरत पड़ रही हो पेड़ को, तो वो कैसे पहचानेंगे कि इस फसल में यूरिया की क्या है जरूरत है, मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इस खेत में डालना जरूरी है, ये कैसे अपन पहचानेंगे, तो उसके लिए क्या लक्षण रहेंगे, तो उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक तो सबसे पहले क्या होगी, फसल आपकी जो पेड़ पौधा होगा वो बोना कद होगा, क्या हो जाएगा आपका, लंबाई नहीं बढ़ी। मैंने आपको बताया यूरिया डालने से क्या होती है, लंबाई बढ़ती है, तो वो यदि उस खेत में लंबाई नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं उसमें काय की कमी है, नाइट्रोजन की कमी, तो वो बोना रह जाएगा, एक चीज। दूसरा, यदि नाइट्रोजन की कमी होगी उस फसल में, तो आपको मैं बताऊं कि उस खेत के जो पत्ते होंगे वो क्या होगा कि जो पुराने पत्ते हैं वो सूखते जाएंगे। कैसे सूखेंगे, आप देखें ऐसा होता जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये ऐसा सफेद सफेद हो जाएगा, ये सफेद सफेद दिख रहा है, ऐसा किनारे से सूखना स्टार्ट करेगा और पुरानी पत्तियां सूखती जाएंगी ऐसे। या फिर उस खेत में कैसे होते जाएंगी फसल, ऐसे पीले पीले होते जाएंगे, पत्ते पीले होते जाएंगे, ठीक है, और ऐसे सूख के ऐसे हो जाएंगे, किनारे से सूखेगा और ऐसे हो जाएंगे। दूसरा, यदि यूरिया की कमी है तो उस पेड़ में फूल कम आएगा, क्या कम आएगा, फूल कम आएगा। दूसरा, उसमें फूल आएगा, कम आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा, ये झड़ जाएगा। जब फूल कम आएगा तो आप ये भी मान लें कि उसमें फल भी कम लगेगा और फल लगेगा भी तो झड़ जाएगा। तो ये यूरिया के थोड़े थोड़े उदाहरण है और अपन बोर्ड पे पढ़ते हैं। पौधे बोने दे जाते हैं, पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, मैंने बता दिया आपको, ऐसे पीले दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन प्रतिशत कम हो जाती है, मैं आपको बताया कि जो भी पोषक तत्व हैं वो पेड़ों के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन वसा ये प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। पौधे की पत्तियों किनारे व नोक झुलस जाती है, मैंने अभी आपको पत्ती दिखाई थी, ऐसे किनारे से ऐसे झुलसने लगती है पत्ती, आप ये देख रहे होंगे, क्या लिखा है, पौधे की पत्ती किनारे व नोक झुलसी नजर आती है। पौधों में गतिशीलता होने के कारण चिन्ह पहले पुरानी पत्ती मतलब निचली पत्तियों पे आते हैं, सबसे पहले पुरानी पत्ती होती है उन पे आते हैं और फिर ऊपर की ओर नई नई पत्तियों को प्रभावित करते हैं। पुरानी पत्तियां सूख जाती हैं, जैसे आपको बता रहा है कि बच्चे ऐसे सूखती जाएगी, पूरी पत्ती सूख जाएगी। नाइट्रोजन की भारी कमी से क्या होता है, पौधे पर फूल नहीं बनते हैं या बहुत कम बन पाते हैं, जिससे पौधों की उपज गिर जाती है। किल्ले वाली फसलों में किल्ले कम फूटते हैं, किल्ले काय में फूटते हैं, गन्ने वाली फसल, तो उनमें किल्ले जो होंगे जिन्हें अपन बोलते हैं टिलरिंग या टिलर बोलते हैं, वो कम होगा। इसकी अत्यधिक कमी से पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, ऐसा सफेद होने लगता है और सूख जाती है, ये देख रहे होंगे आप, सफेद ऐसा हो गया, ऐसा सफेद होने लगता है। फल वाले वृक्षों में बहुत से फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं, मैं बताया फूल गिरेगा, फूल अगर नहीं गिरेगा, अगर मान लो पेड़ में फिर भी गिर गई तो उसका क्या होगा, फल जल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी के इतने सारे लक्षण, इसको आप देख के अपने खेतों में यूरिया डाल सकते हैं, उपज के हिसाब से, फसल के हिसाब से कितनी मात्रा में है वो मैं आगे अपने बताऊंगा कैसे क्या डालना है। अपन ये पढ़ रहे थे कि फसल में यदि नाइट्रोजन की कमी हो तो कैसे उसको समझा जाए और कैसे उसमें ये पता पड़ जाए कि हाँ खेत में नाइट्रोजन की कमी है, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की कमी है। अभी अपन ने उसके लक्षणों द्वारा देख लिया कि ये कारण होंगे, तो अपन समझ जाएंगे खेत में नाइट्रोजन की कमी है। अब वो उस नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर कैसे किया जाए, ये तो पता पड़ेगा भैया कि अगला आदमी बीमार है, अब उसका इलाज कैसे किया जाए, मेन मुद्दा है कि इलाज कैसे किया। तो अपन उसके लिए अपने भारत के अंदर बहुत सी उर्वरक आते हैं अतिरिक्त, जो अपन मान लो खेत में देना है नाइट्रोजन कैसे दें, उसके लिए बहुत से उर्वरक आते हैं, आप लोग जानते होंगे। यूरिया खाद जो आता है उसमें 40% नाइट्रोजन होती है, ऐसे बहुत से उर्वरक आते हैं जिसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और उस हिसाब से आपको जानकारी हो कि कितनी मात्रा में लेना है, कब देना है, वो आप थोड़ा सा आपको मैं अगली आने वाली सभी वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। तो अभी अपन ये पढ़ते हैं कि ये तो अपने समझ में आ गया कि भैया के खेत में
खाद देना है, यूरिया नाइट्रोजन की कमी है, यही पता है यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और भी जो खाद आते हैं उनमें भी, उर्वरक आते हैं उनमें भी क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। अब अपन जैसे कि एक 80 साल का बूढ़ा आदमी है और उसकी किडनी खराब हो गई, क्या आप उसका ऑपरेशन करवाएंगे? नहीं। ऐसे ही यदि कोई फसल पकने वाली अवस्था में आपको ये पता पड़ता है कि इसमें यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी, क्या आप उस समय देंगे? क्या उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। या आपने देखा कि फसल पक गई, आपको यूरिया नाइट्रोजन देने का कब आपको लाभ मिलेगा? जब शुरुआती स्टेज हो, तो आपको थोड़ा सा जानकारी हो कि आप जब फसल शुरुआती हो उस समय आप दे सकते हो, उस समय यदि आपको लक्षण दिख गया कि भैया इसमें नाइट्रोजन की कमी, तो उस समय आप दें। दूसरा, आप लोग यदि आपकी मान लो उसकी पत्तियां भूरी रंग की हो गई, पीली से कैसी हो गई, भूरी रंग की, तो क्या उस समय उसका लाभ होगा? जैसे मान लो कोई आदमी है और लास्ट स्टेज पे उसको कैंसर हो गया, फिर क्या उसका ऑपरेशन हो सकता है? ऐसे ही यदि आपकी नाइट्रोजन की कमी, उसमें पीले से भूरे रंग की पत्तियां हो गई और उसके बाद आप अतिरिक्त नाइट्रोजन देते हैं, तो उससे आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। तो आप कैसे उसकी कमी पूरी करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पर नजर डालते हैं। यदि फसल की आरंभ की अवस्था में कमी मालूम पड़ गई तो अतिरिक्त नाइट्रोजन को देने से काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबी अवधि वाली फसलों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कम अवधि वाली फसलों की अपेक्षा थोड़ा सा समय अपन को मिल जाता है, तो नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। फसल योजना बनाते समय नाइट्रोजन का निर्धारण करें। जब अपन फसल चक्र बना रहे हैं, कब क्या बोलना, एक तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को कम नाइट्रोजन चाहने वाली फसलों के बाद अधिक नाइट्रोजन चाहने वाली फसलें, कम सिंचाई ऐसी मतलब अपन बनाते हैं फसल चक्र, मतलब फसलों को हेर फेर कर जो बोलते हैं वो फसल चक्र कहलाता है। तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपन जो फसल बो रहा है उसमें कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पोटाश की, कितने उसमें फास्फोरस की, तो उस समय आपको निर्धारित करना है कि इसमें कितनी नाइट्रोजन देना पड़ेगी और अपन कौन सा उर्वरक दे रहा है उसमें कितने परसेंटेज नाइट्रोजन, उस हिसाब से उसका कितने किलो अपन को देना पड़ेगा, वो आपको मैं सूत्र फॉर्मूला आगे बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि फसल योजना बनाते समय नाइट्रोजन का निर्धारण करना है। यदि पौधे में नाइट्रोजन कमी से बहुत नुकसान पहुंच गया, अभी वही बताया आपको, पत्तियां भूरे रंग की हो गई हैं, तो अतिरिक्त नाइट्रोजन देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जैसे कैंसर हो, किसी आदमी लास्ट स्टेज हो, तो इलाज उसका कोई लाभ नहीं। ऐसे ही आपका जब यूरिया का उसका पूरी तरह उसका यूरिया से उसका नुकसान हो चुका है, उस फसल में आप अतिरिक्त देंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। यदि पौधे में नाइट्रोजन कमी पौधे के पकने के समय दिखाई दे तो अतिरिक्त नाइट्रोजन ना दें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अभी अपन कैसे उसकी कमियां दूर करें? सबसे पहले यदि आप लोगों को लक्षण दिख रहा है तो अपनी स्टेज कौन सी फसल की, पकने वाली या बीज की अवस्था या शुरुआत, तो शुरुआत और बीज की अवस्था में अपन उसको लाभ दे सकते हैं, उसका लाभ अपन को मिल सकता है। अब आप फसल पक गई और उसमें पीले आप कहेंगे हमने यूरिया खाद वो दे दिया, नाइट्रोजन कोई लाभ ही नहीं मिला। लाभ किस स्टेज पे मिलेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। अभी अपन ने पढ़े पोषक तत्व, 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, भूमि से प्राप्त होने वाले और वायुमंडल से प्राप्त होने वाले आवश्यक पोषक तत्व, जिसमें अपन नाइट्रोजन पढ़ा। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जितना मैंने पढ़ाया आज उतना आप सभी लोगों को समझ में आया है, और इसके आगे का मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूं और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं जो नए साथी आज मेरे वीडियो पे जुड़ रहे हैं वो कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपके पास यह वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और मेरा उत्साहवर्धन हो सके। जय जवान जय किसान।